गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आईपीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान का पहला लेसन जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे, पोषण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान ले पहले जैव प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीवन। जैव का संबंध किससे है? जीवन से संबंध है। और जैव का मतलब होता है जीवन, और जीवन का अंग्रेजी होता है आपका लाइफ, LIFE। क्या होता है? लाइफ। और जीवन का होता है लाइफ। और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, अर्थात हम लोग को पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कैसे हुआ है हम लोग का, और इस लाइफ प्रोसेस की पार्ट 1 में, लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रम के पार्ट 1 में हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन। हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन, पढ़ना है NUTRITION। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में आज हम लोग जानते हैं। ये जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम या जीवन का प्रक्रम जो होता है, लाइफ का प्रोसेस जो होता है, ये सभी जीवधारियों में होता है, सभी मनुष्यों में होता है, सभी प्राणियों में होता है, यानी जीव जंतु प्राणियों में होता है ये प्रक्रम। और इस प्रक्रम को क्या ये जो प्रक्रम होता है, ये प्रक्रम कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ऐसा प्रक्रम जो सभी जीवों में या जीवधारियों में उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत का मतलब होता है जीवन भर, जीवन पर्यंत का मतलब होता है जीवन भर, संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक रूप में उनको जीवित रखने में मदद करता है, जीवित रखने में मदद करता है, अर्थात जीवित रखने में वो सक्षम होता है। वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर से एक बार, ऐसा प्रक्रम जो सभी जीवधारियों में उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जीवन पर्यंत का मतलब जीवन भर, संश्लेषणात्मक का मतलब इकट्ठा करने में, और विखंडनात्मक का मतलब होता है तोड़ तोड़ के उसको लेने में, और उनको क्या करता है? जीवित रखने में सक्षम है। वही प्रक्रम जैव प्रक्रम या उपापचयी क्रियाएं कहलाता है। वही प्रक्रम जीवन प्रक्रम या जैविक प्रक्रम या जैव प्रक्रम या उपापचयी प्रक्रियाएं कहलाता है। क्यों? जैव प्रक्रम का अर्थ होता है उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाएं, अर्थात इसका अर्थ चारों में से कोई आप ले सकते हैं। जैव प्रक्रिया का मतलब होता है उपापचयी क्रिया, जैविक क्रिया, जीवन की प्रक्रियाएं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, जैसे कौन कौन से जैविक प्रक्रम यानी उपापचयी क्रियाएं कौन कौन सी हैं जो सभी जीवधारियों को, सभी प्राणियों को, जिसमें हम मनुष्य लोग भी शामिल हैं, ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। संश्लेषणात्मक का मतलब हम लोग जैसे अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, कोई चीज को, जैसे मान लीजिए कि आपको सब्जी बनाना है तो सब्जी के लिए नमक इकट्ठा करेंगे, नमक के वास्ते तेल, हल्दी, जो मसाला है, बाकी सब एक चीज उसको बनाने के लिए इकट्ठा करेंगे, संश्लेषण करेंगे, तब जाके उसको इकट्ठा करके बनाने काम करेंगे। और विखंडनात्मक का मतलब कोई चीज जैसे मान लीजिए कि बन जाता है, जैसे मान लीजिए कि रोटी, तो रोटी को आप क्या करते हैं, एक बार निकल तो पाएंगे नहीं, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर खाते हैं। तो हम तोड़ तोड़ के क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की जो जो प्रक्रियाएं हैं, जो उपापचयी प्रक्रियाएं हैं, वो डायरेक्ट उसको नहीं ले पाएंगी, उनके लिए डायरेक्ट लेने के लिए सिस्टम में नहीं बना है अंदर। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर के निगलती हैं, थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ तोड़कर विखंडनात्मक रूप में उसको क्या करती हैं, अपने अंदर लेती हैं। इसको लेने से हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, शरीर में हमको जीवन यापन करने में, जीने में मदद मिलती है। तो वही प्रक्रियाएं जो हमारे अंदर भोजन को इकट्ठा करने में, लेने में और तोड़ तोड़ के खाने में मदद करती हैं, वही क्या करती हैं, वही प्रक्रम, उसी प्रक्रम को हम जैविक प्रक्रम कहते हैं। जैविक प्रक्रम में कौन कौन से काम आते हैं? तो जैसे पोषण काम आता है, पोषण के बाद श्वसन काम आता है, शोषण के बाद उत्सर्जन काम आता है, उत्सर्जन के बाद परिवहन, ऐसे ही अनेकों क्रियाएं, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जितने भी हमारे शरीर के अंदर की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, जीवधारियों में भी होती है, जीव जंतुओं में भी होती हैं, उनको क्या करती हैं, मदद करती हैं, उनको जीवित रखने में सक्षम है। तो उन्हीं प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रम कहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे जैविक प्रक्रम के बारे में, तो बस इतना ही लिखना है कि एक ऐसा प्रक्रम जो सभी जीवधारियों में उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सभी प्राणियों में, सभी जीवधारियों में उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक यानी विखंडनात्मक रूप में, संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक भी इसको कह सकते हैं और विखंडनात्मक भी कह सकते हैं, रूप में उनको जीवित रखने में क्या करता है, सक्षम है, मदद करता है, वही जैव प्रक्रम कहलाता है।
आइए, जैव प्रक्रम का नाम जान गए कि उपापचयी क्रिया भी होता है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। उपापचयी प्रक्रिया, उपापचयी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? तो मुख्य रूप से उपापचयी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम दो प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो प्रकार का होता है। उपापचयी क्रिया जो होती है हमारे शरीर के अंदर, ये दो टाइप्स की होती है मुख्य रूप से। एक होती है उपचयी, एक होती है उपचयी, और एक होती है अपचयी। एक होती है उपचयी यानी एनाबोलिक, एनाबोलिक प्रक्रिया, एनाबोलिक रिएक्शन, और एक होता है आपका अपचयी कैटाबोलिक रिएक्शन। मतलब जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं वो एक उपचयी होती है और एक अपचयी होती है। उपचयी का मतलब क्या होता है? उपचयी का मतलब होता है, जैसे अभी आपने डिफिनेशन जैव प्रक्रम में देखा कि एक ऐसा प्रक्रम जो संश्लेषणात्मक रूप, संश्लेषणात्मक का मतलब होता है इकट्ठा करने में, अर्थात छोटा से बड़ा करने में, और ये विखंडनात्मक का मतलब बड़ा से छोटा करने में, तोड़ने में मदद करता है। ठीक वही डिफिनेशन काम करेगी। संश्लेषणात्मक जो होता है वो उपचयी क्रिया में होता है, और विखंडनात्मक जो कार्य होता है वो अपचयी क्रिया में होता है। दो ही प्रकार की क्रिया होती है। तो यहाँ पे उपापचयी प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है उपचयी क्रिया में कि सरल कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, सरल मतलब छोटे छोटे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, जटिल बनाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है, बनाता है। इस जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है, संश्लेषित करता है, उसको संश्लेषण करता है। अर्थात संश्लेषण के काम कौन करता है? तो एक नाम है संश्लेषण में जुड़ा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण। तो उदाहरण के तौर पे जान गए आपकी जो आपकी उपचयी क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की सहायता से पेड़ पौधे, जीव जंतु, चाहे मनुष्य लोग, जो भी चीजें हैं क्या करते हैं, एक भोजन को क्या करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं उसको। ठीक है, जैसे पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं, जटिल बनाने का काम करते हैं। यानी सरल कार्बनिक पदार्थों को, छोटे छोटे पदार्थों को क्या करते हैं, जटिल बनाने का काम करते हैं। तो इसमें संश्लेषण का काम होता है, अर्थात सरल कार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है। वह क्रिया उपचयी क्रिया कहलाती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण काम करता है। और अपचयी क्रिया क्या कहलाती है? अपचयी प्रक्रिया तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन हो जाता है। विखंडन का मतलब टूट जाता है। जटिल का मतलब जो जटिल होते हैं, जैसे रोटी को तोड़ तोड़ के खाना होता है, उसी प्रकार से जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन की क्रिया कहलाती है, अपचयी क्रिया कहलाती है। इसमें कौन कौन मदद करता है? जो छोटे छोटे रूप में तोड़ने का काम करता है, हेल्प करता है। इसमें श्वसन क्रिया कार्य करती है, पाचन क्रिया, पाचन पचा करके क्या करती है, उसको छोटा छोटा उसको तोड़ देती है। सरल पदार्थों में क्या करती है, तोड़ देती है जटिल को। कोई भी भोजन करते हैं तो जाकर के मेरे अपने अंदर, मेरे मनुष्य के अंदर, पेट के अंदर क्या होता है, पच जाता है। और पचने के बाद से वह अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पाचन क्रिया में भी जटिल पदार्थ को सरल के रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विखंडन क्रिया, अपचयी क्रिया कहलाती है। अब यहाँ से आती है बात, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और ये जो भी क्रियाएं होती हैं उपापचयी क्रियाएं, ये सबसे ज्यादा उपापचयी प्रक्रियाओं का जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से ज्यादा सबसे ज्यादा मनुष्य में पाया जाता है। यानी विकास की दृष्टि से मानव सबसे विकसित प्राणी है। मानव इस धरती पर क्या है, सबसे विकसित प्राणी है। बुद्धि से लेकर हर एक चीज इसके पास है। अपना दिमाग से हर एक चीज को, बड़े से बड़े विशाल विशाल चीज को कब्जे उसके अपने अधिकार में कर लिया है। इसीलिए विकास की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से और बुद्धि की दृष्टि से मानव सबसे विकसित प्राणी है, जिसके शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए अनेकों अंग तंत्र है। यानी उपापचयी जो प्रक्रियाएं होती हैं, अपचयी उपचयी, इनके लिए अंग, और इनके लिए जो अंग है, बहुत से अंग है। सबसे ज्यादा अपचयी प्रक्रिया के अंग पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। तो ये अपचयी प्रक्रियाओं वाले जो अंग तंत्र है, ये क्या है, प्रमुख अंग तंत्र। आपको आगे बताएंगे कि उपापचयी क्रियाओं के लिए अनेकों अंग तंत्र, जैसे मान लीजिए श्वसन हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये जितने भी तंत्र होते हैं, पाचन क्रिया हो गई, ये सभी के सभी मनुष्य की क्या है, उपापचयी क्रियाओं के अंग तंत्र हैं। इन अंग तंत्रों में प्रमुख रूप से कौ अंग तंत्र होते हैं, 5 अंग तंत्र होते हैं, वो आगे आपको हम बताएंगे। आगे इसमें आगे लिखवा रहे हैं, तो चलिए इसके बाद अब यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा। और मानव में उपापचयी क्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अंग तंत्र। मानव में जो उपापचयी क्रियाएं होती है, 2 टाइप्स की लिखवाए हैं। उन क्रियाओं में से जो संबंधित महत्वपूर्ण अंग तंत्र है मानव की, कौन कौन से अंग तंत्र, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उपापचयी क्रियाओं से जो संबंधित महत्वपूर्ण अंग तंत्र होते हैं, मुख्य रूप से कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन होता है, पहला जो होता है पाचन तंत्र होता है। पहला कौन होता है, पाचन तंत्र। दूसरा जो होता है श्वसन तंत्र होता है। तीसरा जो होता है परिसंचरण तंत्र होता है। और जो चौथा होता है ये उत्सर्जन तंत्र होता है। जो 5वां होता है जनन तंत्र होता है। तो कितने होते हैं, कुल 5 होते हैं। प्रजनन, पाचन तंत्र क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। इसमें और भी क्रियाएं पाचन तंत्र में आती हैं। इस सिस्टम में इसको डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं।
और ये श्वसन तंत्र जो होता है, श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे श्वास लेने में कौन कौन से तंत्र हमारी मदद करते हैं। परिसंचरण तंत्र, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का प्रवाह होता है, कैसे होता है इसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर से जो निकलते हैं, इससे मल मूत्र होता है, ये सब उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य करते हैं, प्रक्रियाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा मानव का महत्वपूर्ण अंग तंत्र है जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र। तो 5 रूप में होते हैं। और ये जो 5 तंत्र होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे परिसंचरण तंत्र जो होता है वह ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति, O2 की पूर्ति के लिए हमारे शरीर में किस पर निर्भर होता है? श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों पर निर्भर होता है जो परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक उसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र जो होता है यह किस पर निर्भर करता है? ये अपशिष्ट पदार्थों के, अपशिष्ट माने जो हमारे शरीर से निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उनके अधिग्रहण के लिए, और संग्रहण का मतलब जो हमारे अंदर आते हैं अपशिष्ट पदार्थ लेते हैं हम लोग, उनके संग्रहण के लिए, अधिग्रहण का मतलब निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? ये परिसंचरण तंत्र पर निर्भर करता है। यानी ये इस प्रकार से पता चलता है कि सभी 5 एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, अर्थात एक दूसरे को संतुलित बना करके, संतुलन बना करके चलते हैं। ठीक है, इसी किसी एक के बिना किसी एक काम निर्भर नहीं। किसी के अगर कोई इसमें से कोई कार्य करना बंद करेगा तो दूसरा भी उससे क्या होगा? उसमें परेशानी आएगी। ठीक है, यानी एक दूसरे पर सभी निर्भर करते हैं, 5 निर्भर करते हैं। आइए हम सबसे पहला पढ़ते हैं पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम में हम लोग सबसे पहले 2 बातों पर पढ़ेंगे, 2 बातों को जानेंगे। पाचन तंत्र में हम पाचन तंत्र में पोषण या भोजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में पोषण या भोजन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो पाचन तंत्र में जो प्रक्रियाएं, जो सिस्टम होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो विधियां होती है, वो काम क्या कैसे करती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र में प्रक्रियाओं के बारे में और पाचन तंत्र में पोषण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पाचन तंत्र में पोषण के बारे में। ठीक है, चलिए तो आइए पढ़ते हैं पहला नंबर पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम जो होता है, ये डाइजेशन सिस्टम में हम लोग 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में पोषण या भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में, डाइजेशन सिस्टम में भोजन की क्या महत्वता है, भोजन के बारे में किस प्रकार से इसमें उपयोगिता है। और आगे पढ़ेंगे दूसरा नंबर इसमें पाचन तंत्र में जो प्रक्रियाएं, डाइजेशन सिस्टम में जो प्रक्रियाएं कार्य करती हैं, यानी प्रक्रियाएं कौन कौन होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले पोषण के बारे में जानते हैं। पाचन तंत्र में पोषण या भोजन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें 6 बातों को पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पाचन तंत्र में पोषण पढ़ेंगे। पहला नंबर क्या पढ़ेंगे? पोषण, न्यूट्रिशन। और दूसरा नंबर पढ़ेंगे पोषण की इसमें आवश्यकता क्यों होती है पाचन तंत्र में। और तीसरा नंबर पाचन तंत्र में पढ़ेंगे कि पोषण के प्रकार पढ़ेंगे, पोषण के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। और उसके बाद से पढ़ेंगे पादपों में पोषण, और उसके बाद विभिन्न जीवों में पोषण, उसके बाद मानव में पोषण पढ़ेंगे। यानी हम लोग ये 6 बातों को पढ़ेंगे। पोषण के प्रकार में आगे पढ़ेंगे तो आप पोषण के 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक स्वपोषी प्रकार, एक विषमपोषी होता है पोषण, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषी में कौन कौन से स्वपोषी में जो पोषण होता है किसके लिए उपयोगी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पादप यानी पौधों के बारे में पढ़ना है पोषण, पौधे कैसे पोषण करते हैं अपना, वो संश्लेषण के द्वारा करते हैं कि विखंडन के द्वारा करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वपोषी इनका पोषण होता है, स्वयं ये भोजन तैयार करते हैं। और ये जो होता है विभिन्न जीवों में पोषण, ये दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विषमपोषी में। और मानव में पोषण जो होता है, मानव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मानव जो होता है स्वपोषी भी होता है और विषमपोषी के रूप में भी कार्य करते हैं, दूसरे पर भी निर्भर होते हैं मनुष्य जो होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। और पाचन तंत्र में अब इन पोषण के लिए, जो ये पोषण हमारा है इसके लिए पाचन तंत्र की जरूरत पड़ती है। पाचन तंत्र में जो प्रक्रियाएं कार्य करती हैं वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी? महत्वपूर्ण 5 प्रक्रियाएं। यानी पाचन तंत्र में कौन कौन सी प्रक्रियाएं कार्य करती हैं? तो पाचन तंत्र को पूरा करने के लिए 5 प्रक्रियाएं हैं। कितनी प्रक्रियाएं हैं? 5 प्रक्रियाएं। पहली कौन है? अंतर्ग्रहण होती है, इनको इंजेशन बोलते हैं, इंजेशन। और पाचन जो होता है इसको बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। और ये तीसरा नंबर है भोजन का अवशोषण कैसे करते हैं, भोजन को हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं। और ये भोजन का स्वांगीकरण के बारे में पढ़ेंगे, भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है। और उसके बाद लास्ट में जब स्वांगीकरण भोजन का हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में पढ़ते हैं कि मल परित्याग या बहिक्षेपण क्या होता है। मल मूत्र जो भी हम भोजन को अब अवशोषण करते हैं उसके बाद से यानी भोजन पहले अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर लेते हैं, उसके बाद से पचता है और उसके बाद से उसके अवशोषण करते हैं और तब स्वांगीकरण होकर के उसको
क्या होता है लास्ट में मल परित्याग परिक्षेपण पर उसका हो जाता है। यानी पाचन तंत्र में 5 प्रक्रियाएं हैं जो कार्य करती है। तो क्या याद रखेंगे, पाचन तंत्र में कार्य करने वाली कुल कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो 5 प्रक्रियाएं होती हैं जो पाचन तंत्र को क्या करती है, संपन्न कराती हैं। पाचन तंत्र को संपन्न कराने के लिए कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो 5 प्रक्रियाएं होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोषण के बारे में। पाचन तंत्र में पोषण क्या होता है, तो पोषण के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखिए पोषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी वनस्पति प्राणी जीव जंतु मनुष्य जो भी है, इसमें सब आ जाएगा, प्राणी जीव जंतु सब, यानी ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोई वनस्पति प्राणी या जीव जंतु कार्य करने के लिए, स्वयं में वृद्धि करने के लिए, जैसे हम लोग अपने आप में वृद्धि करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए हम क्या करते हैं, आवश्यक पदार्थों को या जीवन की अनेक क्रियाएं हैं, चलना फिरना, घूमना, पढ़ना, लिखना, पेड़ पौधों में जैसे होता है उन लोगों का वृद्धि होता है हरा भरा रहने के लिए, जीव जंतुओं में होता है खाने पीने चलने के लिए, एक जगह से उठने बैठने के लिए, जो भी चीजें हैं इन सभी के लिए, जीवन के अनेक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो पोषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पोषण के द्वारा कोई भी जीव जंतु, कोई भी वनस्पति, कोई भी प्राणी क्या करता है, अपने आप में वृद्धि करने के लिए, महत्वपूर्ण पदार्थों को, जीवन की अनेक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए और अब स्वयं कार्य करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यही क्या कहलाता है, वही क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। वही क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो पोषण के बारे में क्लियर हो गया, पोषण क्या कहलाता है। अब आइए पोषण या भोजन के बारे में हम लोग पढ़ ली। पोषण को भोजन के नाम से जानते हैं। पोषण को क्या कहते हैं, पोषण को ही भोजन कहते हैं। पोषण यानी हम लोग जो भोजन लेते हैं उसके द्वारा हमारे अंदर वृद्धि होती है, तो पोषण को हम भोजन भी कह सकते हैं। और ये जो पोषण होता है, ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है, पोषण एक समग्र भाग होता है। पोषण जो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, इसको पूरे संपूर्ण रूप में लिया जाता है। पोषण हमारे शरीर हर एक अंग से कार्य करता है, मतलब पोषण हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है पोषण। अब पोषण के बारे में पढ़िए। अब पोषण की आवश्यकता क्यों होती है हमें, इस पोषण की आवश्यकता क्यों होती है हमें, तो हम ये लोग पढ़ेंगे कि पोषण की आवश्यकता। दूसरा नंबर पढ़ते हैं पोषण की आवश्यकता, हम पढ़ते हैं दूसरा पोषण या भोजन की आवश्यकता। तो दूसरा नंबर है पोषण या भोजन की आवश्यकता कैसे होती है, हम बताते हैं। इसमें आप जानते हैं कि हमको आवश्यकता पोषण या भोजन किस रूप में होती है। तो पोषण या जो भोजन की आवश्यकता होती है वो 4 रूपों में होती है। किस रूप में होती है, तो ऊर्जा की आपूर्ति करने में होती है, और दूसरा शरीर की वृद्धि में होती है, और तीसरा शरीर में टूट फूट की मरम्मत में होती है, और चौथा रोग से रक्षा में होती है। जो पहला नंबर है ऊर्जा की आपूर्ति में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सप्लाई ऑफ एनर्जी, इन सप्लाई ऑफ एनर्जी। और इसके बाद दूसरा नंबर है इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, और तीसरा नंबर है इन रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब जो डैमेज पार्ट है हमारे शरीर का उसमें होती है। और चौथा नंबर है इन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, प्रोटेक्शन का मतलब रक्षा, और फ्रॉम डिजीज का मतलब होता है रोगों से, बीमारियों से। तो ऊर्जा की आपूर्ति में कैसे आवश्यकता हमारी भोजन पोषण की होती है, तो ऊर्जा की आपूर्ति में क्या होता है कि ऊर्जा की आपूर्ति में जब हम क्या करते हैं, जब हम जैविक जो भी कोई जैविक कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमारी ऊर्जा का क्या होता है, नुकसान होता है। उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, उस ऊर्जा को हम जब प्राप्त करने के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस होता है तो उसको कार्य करके उसकी पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन की हमको आवश्यकता होती है। तो जो भोजन हम प्राप्त करते हैं, भोजन लेते हैं, वो भोजन क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के यानी ग्लूकोज के रूप में हमको आवश्यकता पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमारे अंदर क्या होता है, संचित होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट्स के संचित होने के बाद से वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें से जो रासायनिक क्रिया जो होती है हमारी शरीर के अंदर जाती है, तो रासायनिक क्रिया के माध्यम से जो उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है, अर्थात शामिल हो जाती है, और जिससे हमारे शरीर को पूरा ऊर्जा मिल जाती है। अर्थात हमारे शरीर की ऊर्जा की क्या होती है, आपूर्ति जो थी वो क्या हो जाती है, शरीर की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो फिर से समझते हैं कि ऊर्जा की आपूर्ति में कैसे हमारी ऊर्जा की आपूर्ति होती है। तो जब हम जैविक क्रिया कोई करते हैं तो हमारी ऊर्जा का व्यय होता है, जिस ऊर्जा को हम क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए भोजन के माध्यम से यानी भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन खाद्य पदार्थों को लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से क्या होता है, वो हमारे शरीर में आता है, संचित होता है, और वो ग्लूकोज के अंदर जो आता है तो हमारे शरीर के अंदर वो क्या करती है, रासायनिक क्रिया जो होती है, वो रासायनिक क्रिया में उसकी एनर्जी और गतिज ऊर्जा में क्या होती है, बदल जाती है, और वो गतिज ऊर्जा हमारे शरीर को क्या करती है, पुनः ऊर्जा क्या करती है, हमारे शरीर की ऊर्जा को
पूर्ति करती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा शरीर की वृद्धि में। तो शरीर की वृद्धि में कैसे होती है? तो शरीर की वृद्धि में जो होता है, जब हम खाद्य पदार्थों को जब कोई भी जीव द्रव्य खाद्य पदार्थों को क्या करता है, अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, तो उसको क्या करते हैं, जब खाद्य पदार्थों को आत्मसात कर लेता है भोजन को अंदर, तो उसको बोलते हैं स्वांगीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। यानी जब कोई जैविक द्रव्य जो जीवधारी अपने अंदर भोजन को आत्मसात कर लेता है, तो उसको स्वांगीकरण कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होती है? स्वांगीकरण की क्रिया होती है। स्वांगीकरण की क्रिया होती है। जब स्वांगीकरण कर लेता है अपने अंदर, स्वांगीकरण क्रिया के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण क्रिया के बाद जो भोजन हमारे अंदर क्या होता है, पचता है हमारे अंदर। स्वांगीकरण का मतलब आत्मसात होता है अंदर, तो हमारे शरीर में क्या करता है? वृद्धि करता है। और साथ में आत्मसात होने के बाद साथ में जो स्वांगीकरण भोजन का होता है, भोजन का आत्मसात कर लेना मतलब हमारे शरीर उसको अवशोषित कर लेता है, तो उसको स्वांगीकरण कहते हैं। और जब हम भोजन को लेने के बाद से क्या होता है कि स्वांगीकरण में जो भोजन से पोषक तत्व का मतलब यहाँ से पोषक तत्व जो भी होती है, जैसे पोषक तत्व कौन कौन? प्रोटीन है, खनिज लवण, विटामिन है, जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब के सब क्या करते हैं? वो भी हमारे शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी भोजन में मिले जो भी प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए शरीर में टूट फूट की मरम्मत में। तो शरीर की टूट फूट की मरम्मत में कैसे होता है? तो हमारे इस शरीर के अंदर जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन जो होते हैं, वो हमारे शरीर की क्या करते हैं? जो टूट फूट होती है उसमें खास तौर से पोषक तत्व में सबसे ज्यादा क्या करता है? इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें क्या करता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर की टूट फूट है उसको कौन मरम्मत करने का काम करता है? तो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है? प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है? इसमें पोषक तत्वों में हमारे शरीर की टूट फूट को क्या करता है? मरम्मत, रिपेयर करने का काम करता है। ये पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसमें इन सभी की भूमिका होती है, खनिज लवण और विटामिन की भी भूमिका होती है। और रोगों से रक्षा में क्या करते हैं? तो रोगों से रक्षा में जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, ये सब के सब ये हमारे क्या करते हैं? रोगों में क्या करते हैं? हमारी रोगों में रक्षा करते हैं। रोगों से हमको क्या करते हैं? बचाते हैं। और रोगों से रक्षा में सबसे पहले जो होते हैं ये हमारे लिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोगों से रक्षा में संतुलित भोजन है, संतुलित आहार। जो संतुलित आहार है, संतुलित आहार हम लेते हैं, तो संतुलित आहार जो हमारे शरीर को क्या करता है? शरीर को रोगों से दूर रखता है। संतुलित आहार जो होता है हमको शरीर से रोगों से क्या करता है? शरीर को बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोषण के प्रकार। पोषण तीसरा नंबर है, पोषण के प्रकार। पोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, और एक विषम पोषी, हेट्रोट्रोफिक होता है। तो एक ऑटोट्रोफिक होता है और एक हेट्रोट्रोफिक होता है। तो स्वपोषी क्या होता है? तो स्वपोषी जो होता है यह स्वपोषण से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? स्वपोषण। स्वपोषण किससे मिलकर बना है? स्वपोषण से मिलकर बना है। और स्वपोषण का अर्थ होता है, स्वपोषण का अर्थ होता है स्वयं को पोषित करना। क्या होता है? स्वयं को पोषित करना, स्वयं को पोषित करना, स्वयं को पोषित करना, स्वयं को पोषित करना। इसे स्वपोषण का अर्थ होता है स्वयं को पोषित करना, स्वयं को पोषित करना। स्वपोषण का क्या अर्थ होता है? कि स्वयं को पोषित करना। और इसमें इस क्रिया में अधिकांशतः कौन भाग लेते हैं? पौधे। तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, स्वपोषी में पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में, पर्णहरिम जो क्लोरोफिल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की, अर्थात सूर्य के द्वारा क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं भोजन को तैयार करते हैं, भोजन को बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं, जीव द्रव्य होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनको स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पौधे जो होते हैं जीव स्वपोषी कहलाते हैं। और इस स्वपोषी के कार्य अर्थात भोजन बनाने के कार्य सबसे ज्यादा कहीं करते हैं तो पौधे करते हैं। यानी सबसे ज्यादा केसेस में पौधे ही करते हैं। जो पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी स्वयं भोजन बनाते हैं। और ये क्या करते हैं? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और H2 अर्थात जल से संक्रिया करके प्रकाश तथा पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जो स्वयं भोजन का, ऐसे पौधे जो या ऐसे जीव द्रव्य जो स्वयं क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं भोजन को बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और आइए विषम पोषी जानते हैं। विषम पोषी क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफिक का होते हैं।
हेटेरोट्रोपिक में ये पौधे नहीं आते। विषमपोषी का मतलब दूसरों पर निर्भर रहने वाले। किस पर निर्भर रहने वाले? दूसरों पर। ये स्वयं भोजन तैयार नहीं करते, ये स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। तो विषमपोषी में क्या बोलेंगे कि ऐसे जीव द्रव्य जीवधारी जो स्वयं भोजन का क्या करते हैं, निर्माण नहीं करते हैं, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों जीवों पर, जीव द्रव्यों पर निर्भर होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। इनमें शाकाहारी प्रकार के यानी विषमपोषी जो जीवधारी होते हैं, इनमें किस प्रकार के आते हैं? तो विषमपोषी में शाकाहारी भी जीव आते हैं, मांसाहारी भी आते हैं, सर्वाहारी भी आता है, मृत्युपजीवी भी आते हैं। यानी प्रमुख रूप से ये चार आपके जीव द्रव्य अजीवधारी आते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृत्युपजीवी, ये चार प्रकार के आते हैं। आइए हम जानते हैं सबसे ज्यादा स्वपोषी किसमें, हमने बताया कि पौधों में होता है। तो पौधों में स्वपोषिता या प्रकाश संश्लेषण की आधार पर जो संश्लेषण की क्रिया होती है, तो संश्लेषण की क्रिया के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषी होते हैं और एक रसायन संश्लेषी होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषी होते हैं और एक रसायन संश्लेषी होते हैं। अर्थात पौधे कितने प्रकार के, यहाँ पे स्वपोषी में कितने, स्वपोषी को कितने रूप में बांट दिया जाता है? स्वपोषी में जो पौधे होते हैं संश्लेषण की क्रिया में संश्लेषण के आधार पर पौधों को दो टाइप्स में बांटा गया है, यानी प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। और ठीक उसी प्रकार से विषमपोषी जो होते हैं, ये विषमपोषी कितने प्रकार के जीवधारी होते हैं? तो विषमपोषी में भी तीन गो होते हैं। कौन होता है? एक प्राणी भोजी होता है यानी होलोजोनिक होता है, और एक परजीवी प्राणी होता है, परजीवी होते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स बोलते हैं। और एक मृत्युपजीवी होता है, मृत्युपजीवी यानी सैप्रोजोइक बोलते हैं, सैप्रोजोइक बोलते हैं। यानी तीन टाइप्स होते हैं। विषमपोषी कितने होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। और स्वपोषी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी क्या होता है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्राणी समभोजी पोषण और परजीवी और मृत्युपजीवी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वपोषी में हम प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं स्वपोषी के बारे में। हम लोग सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषी में होता है, ये अधिकांश इसमें पौधे या जीवाणु, इसमें अधिकांश पौधे या जीवाणु किस पर निर्भर रहते हैं? ये क्लोरोफिल पर निर्भर करते हैं। क्लोरोफिल का मतलब इसमें हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। ये पर्णहरित की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? वायुमंडल से क्रिया कर करके और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से क्रिया करके क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। मिट्टी से जल से क्रिया, मिट्टी होती है उस मिट्टी में किससे करते हैं? जल से, यानी H2O से क्रिया करते हैं। H2O से, जो मृदा में जो जल होता है उससे H2O से क्रिया करके क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। यानी ये पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो पत्तियों में पाया जाता है, ये उसकी उपस्थिति में अधिकांश मतलब प्रकाश संश्लेषी जो पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषी जो पौधे होते हैं या जीवाणु होते हैं, अधिकांश जीवाणु या पौधे जो होते हैं पर्णहरित की उपस्थिति में या CO2 पर्णहरित की उपस्थिति में क्या करते हैं? CO2 वायुमंडल से जब क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और वायुमंडल से क्रिया करने के बाद जो मृदा से जल में जो जल उपस्थित होता है, मृदा उससे क्या करते हैं? H2O प्राप्त करते हैं। मृदा में उपस्थित जो मिट्टी होती है उससे मृदा से जल की प्राप्त करके और क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो होते हैं अधिकांशतः होते हैं, इनमें पेड़ पौधे वनस्पति और कुछ जीवाणु भी आते हैं। और कुछ जीवाणु जो ऐसे होते हैं रसायन संबंधी, अर्थात मतलब कुछ जीवाणु जो होते हैं वो पर्णहरित की अनुपस्थिति में, इसकी अनुपस्थिति रहेगा। पर्णहरित क्या रहेगा? पर्णहरित की अनुपस्थिति में, अर्थात ये पर्णहरित नहीं रहेगी, इसमें पर्णहरित रहेगा। इसमें पर्णहरित क्या करेगा? रहेगा। क्रॉस सही का चिन्ह लगाया है, यानी रहेगा। इसमें पर्णहरित रहेगा और पर्णहरित इसमें नहीं रहेगा। तो पर्णहरित की अनुपस्थिति में यह क्या करते हैं? यह बिना जल की क्रिया करे, ये रसायन क्रियाओं से क्या करते हैं? मिट्टी में रसायन क्रियाओं से क्या करते हैं? यह बिना पर्णहरित की उपस्थिति में यह रसायन क्रियाओं द्वारा जो रासायनिक क्रियाएं हैं मिट्टी में उपस्थित रसायन क्रियाओं के द्वारा ये अपना भोजन क्या करते हैं? भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं और भोजन का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे इन्हें रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। और इनमें कौन कौन से जीवाणु होते हैं? एक नाइट्रिकारक प्रकार के जीवाणु आते हैं और एक सल्फर जीवाणु आदि होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने सीखा प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी किसे कहेंगे? तो आप बता सकते हैं
कि ऐसे पौधे या ऐसे जीवाणु जो पर्णहरित की उपस्थिति में वायुमंडल से क्रिया करके CO2 तथा मृदा में उपस्थित जल से क्रिया करके भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी पौधे कहते हैं या जीवाणु कहते हैं। इसमें अधिकांशतः क्या होते हैं, पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं, और वनस्पतियां जो भी होती है सब होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। जो रसायन संश्लेषी होते हैं इसमें क्या होती है, पर्णहरित की उपस्थिति में नहीं, तो इसमें क्या बोलेंगे, ऐसे जीवाणु, इसमें पौधे नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ जीवाणु आते हैं, तो बोलेंगे ऐसे जीवाणु जो पर्णहरित की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बिना जल की क्रिया की रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इन्हें हम रसायन संश्लेषित जीवाणु कहते हैं। और इसमें नाइट्रिक कारक जीवाणु, सल्फर जीवाणु आदि। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, विषमपोषी में पढ़ते हैं। विषमपोषी में हम 3 टाइप से बताए थे। विषमपोषी प्राणी संभोजी पोषण, यानी इसको बोलते हैं होलोजोनिक, परजीवी पैरासाइट्स, मृत्युपजीवी यानी सेप्रोजोइक। हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है, तो प्राणी संभोजी जो पोषण होता है इसमें जो जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, वो जटिल भोजन को क्या करते हैं, जटिल भोजन को यानी कठोर यानी ठोस भोजन को या विखंडन करके तोड़ करके क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं। अर्थात जटिल क्रियाओं को सरल क्रिया में बदल करके क्या करते हैं, या दूसरे पर क्या करते हैं, दूसरे जीवों को जटिल क्रिया से सरल क्रिया में बदल करके भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो जीवधारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी पोषण वाले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी पोषण वाले कहलाते हैं। जिसमें से कौन कौन है, अमीबा आता है, कुत्ता भी आता है, बकरी, शेर और मानव भी होता है। यह आप जानते हैं, भोजन हम लोग करते हैं तो जो रोटी चावल दाल जो भी होता है उसको क्या करते हैं, रोटी जैसे होता है तो हम इसको एक बार में तो खा नहीं पाते, इसको क्या करते हैं, जटिल क्रिया सरल क्रिया में बदल करके इसको लेते हैं। इसमें एक अमीबा भी आता है। ये अमीबा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अमीबा क्या है, एक जल में रहने वाला एक जीव है जो प्राणी संभोजी पोषण होता है। ये भी क्या करता है, प्राणी संभोजी पोषण की श्रेणी में आता है। तो प्राणी संभोजी पोषण क्या की श्रेणी में आने वाले जीव कौन कौन है, अमीबा, कुत्ता, बकरी, शेर, मानव, जितने भी सब दिखते हैं, कुत्ता, बिल्ली जो भी हैं, सबके सब क्या करते हैं, इस धरातल पर स्थित जो भी जीव हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, लगभग अधिकांश जीव क्या करते हैं, प्राणी संभोजी पोषण का कार्य करते हैं। इसमें आते हैं परजीवी के बारे में। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी नाम से ही पता चल रहा है, परजीवी, परजीवी का मतलब दूसरों पर निर्भर रहते, दूसरों पर आश्रित रहते। परजीवी का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अर्थात आश्रित रहने का मतलब ये दूसरे जीवों पर, ऐसे जीवधारी, ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं और उनको बिना मारे क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। ये उन जीवों पर ही आश्रित रहते हैं और उनकी पीठ पर, उनके ऊपर चिपके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे भैंस होता है, चाहे कोई भी गाय भैंस होती है, उसके शरीर पे खटमल जैसे आपके आते हैं, जैसे जोंक होती है, जैसे फीता कृमि का मतलब देखे होंगे, जो हाथी घोड़े होते हैं उनके शरीर पे महीन महीन जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी पदार्थ होते हैं, परजीवी जीवाणु होते हैं, वो परजीवी जीव होते हैं जो क्या करते हैं, उनके ऊपर चलते रहते हैं पीठों पर और उनसे भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि खटमल है, खटमल हम लोग के ऊपर निर्भर करता है, शरीर पे, गाय भैंस के ऊपर, चाहे इंसान मनुष्य के शरीर पर क्या करता है, वो बिना उसको मारे क्या करता है, उस पे निर्भर करता है, उसी पे क्या होता है, निर्भर करता है, बिना उसको क्या किए मारे उससे प्राप्त करते हैं। जैसे मच्छर भी है, ये परजीवी भी है, मच्छर भी परजीवी है। मच्छर हमको बिना मारे क्या करता है, हमारे शरीर पे आकर के हम लोग के शरीर से क्या करता है, ब्लड को लेता है। तो मच्छर भी क्या होता है, परजीवी, दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये मच्छर दूसरों पर आश्रित होता है, बिना उसको मारे क्या करते हैं, उसके ऊपर से ब्लड लेकर, चाहे जो पेड़ पत्तियों पर जो लगे होते हैं, जो पाए जाते हैं, उनसे क्या करते हैं, पदार्थों से ये अवशोषित करते हैं, इससे मच्छर होता है। और ये फीता कृमि, अमरबेल, जोंक जो होता है, हमारे पैरों में, पानी में हम लोग देखते हैं कि पैर में पकड़ लेती है, तो उसको निकाल कर क्या करते हैं, फेंकते हैं, हम छुड़ाते हैं उसको, तो ये जोंक होती है। फिर खटमल होता है आदि, ये सब के सब होते हैं। खटमल खटिया में पाया जाता है, ठीक है ना, खटिया वाला खटमल जो आके सूते टाइप काटता है, काट के भग जाता है। ठीक, आगे आते तीसरा मृत्युपजीवी। क्या होता है, मृत्युपजीवी जो होते हैं तीसरा नंबर, इसको बोलते हैं सेप्रोजोइक बोलते हैं। मृत्युपजीवी सीधा सीधा नाम है, मृतकों पर आश्रित, मृत जीवों पर आश्रित होते हैं। ये मृत जीवों पर आश्रित होते हैं। किस पे आश्रित होते हैं, मृत जीवों पर आश्रित होते हैं। अर्थात ऐसे जीव
जो मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, जो मरे हुए पदार्थों क्या करते हैं, मरे हुए पदार्थों को क्या करते हैं, उसको उससे खा करके अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको मृत्युपजीवी जीव कहते हैं, मृत्युपजीवी जीव कहते हैं। यानी विषमपोषी में ये 3 प्रकार के जीव आते हैं। विषमपोषी में 3 प्रकार के, एक प्राणी संभोजी पोषण जीव आते हैं, एक परजीवी जीव आते हैं, एक मृत्युपजीवी आते हैं। यानी 3 प्रकार के होते हैं विषमपोषी में। विषमपोषी में कितने प्रकार के होते हैं जीव? 3 प्रकार के, एक प्राणी संभोजी, एक परजीवी और एक मृत्युपजीवी होता है। प्राणी संभोजी होता है, ये भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है, और किसी को मार करके, किसी को काट करके, जो भी चीजें हैं ये मार करके प्राप्त करते हैं। जैसे शेर है, बकरी है, जैसे कुत्ता है, क्या करता है, कुत्ता जैसे शेर है, हमला करता है, शिकार करके क्या करता है, भोजन को प्राप्त करते हैं। मानव भी ये मांस भी खाता है, तो मांस को काट करके खाता है। जो भी चीज मछली है, जो भी चीज ये सब काट कर खाता है। या भी शाकाहारी भोजन करता है, तो सब्जी को जो भी चीज काट करके बना बना के खाता है। तो ये क्या करता है, उसको जटिल से सरल बना करके, अर्थात प्राणी संभोजी पोषण में क्या करता है, जटिल भोजन से सरल क्रिया में बदल करके प्राप्त करता है। तो वो क्या कहलाते हैं, वो ऐसे जीव प्राणी संभोजी पोषण वाले कहलाते हैं। और ऐसे जीव जो दूसरों पर आश्रित होते हैं और दूसरों को मारे बिना क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे फीता, कृमि, अमरबेल, जो खटमल आदि। और तीसरा नंबर क्या है, मृत्युपजीवी, या मृत जीवों पर आश्रित होता है। और ये क्या करते हैं, मृत मतलब मर गए जो जीव होते हैं, उनके जब सड़ जाता है, गल जाता है, उसको क्या करते हैं, उससे ये खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई जानवर कोई चीज मर जाता है, तो मरने के बाद क्या करते हैं लोग कि सड़ गल जाता है, तो उसपे जो देखते होंगे बहुत छोटे छोटे कवक जैसे जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वहां पे आ जाते हैं और खाने लगते हैं, इष्ट जो होते हैं। यानी इसमें कौन कौन कवक, जीवाणु और इष्ट आदि अनेकों इसमें इस प्रकार के आते हैं, मृत्युपजीवी कहलाते हैं। ये भी जटिल क्रिया से सरल क्रिया में तोड़ तोड़ कर क्या करते हैं, ये भी खाते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे तीसरे के बाद चौथा नंबर। अब तक हम लोग पढ़ ली स्वपोषी विषमपोषी के बारे में, इनके टाइप्स पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्वपोषी में जो संश्लेषी की जो क्रिया हो रही है, ये हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषण क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, इसमें पौधों में कैसे होता है, क्रिया कैसे की जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।